हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे पूरे कोर्स को हम यहीं यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, वो भी फ्री में, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पूरा क्लास, जितनी क्लास होंगी, और हम पूरा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ाएंगे। आपको इसमें जो है गद्य साहित्य भी पढ़ाएंगे, पद्य साहित्य भी पढ़ाएंगे, काव्य शास्त्र भी पढ़ाएंगे, और जो नेट से संबंधित जो कहानी, उपन्यास, नाटक आपके सिलेबस में लगे हैं उसको भी पढ़ाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको बड़ा आनंद आने वाला है। हालांकि ये जो है नोट्स से ही पढ़ाऊंगा, मेरा नोट्स है, इसी को पढ़ के मैं खुद जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो आप लोग भी पढ़ के इसका फ़ायदा उठाइए और चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास न देखिए दोस्तों, इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ का इतिहास पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। दोस्तों, जैसे लिखा गया है ना, आप लोग ऐसे ही पूरा प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के। तब आपको, जब नोट्स बना लेंगे, आपको पढ़ने में और मजा आएगा ना। आप नोट्स भी बना लीजिएगा, इसको भी पढ़िएगा। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास, इति का अर्थ होता है ऐसा, हा का अर्थ होता है निश्चित ही, आस का अर्थ होता है था या घटित हुआ। इतिहास शब्द का इस प्रकार अर्थ हुआ कि ऐसा निश्चित ही घट था या ऐसा निश्चित ही घटित हुआ था। ठीक है, इतिहास की परिभाषा क्या हुई? ऐसा निश्चित ही था या ऐसा निश्चित ही घटित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतिहास की परिभाषा। अब कुछ विद्वान हैं जो इतिहास की परिभाषा दिए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इतिहास की जो परिभाषा देने वाले जो पहले इतिहासकार हैं, जो दुनिया के पहले इतिहासकार हैं, उनका नाम है हीरोडोटस या हीरोडोट्स, इन्हीं को कहते हैं, हीरोडोटस कहते हैं। ठीक, हीरोडोटस का जो समय है वो 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब 484 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 425 ईस्वी में हेरोडोटस की मृत्यु हुई थी। हेरोडोटस का जन्म यूनान के हेलिकार्नेसस में हुआ था। यूनान या ग्रीक के हेलिकार्नेसस में हेरोडोटस का जन्म हुआ था। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका, हिस्टोरिया या द, इसी को हिस्ट्रीज बोलते हैं ना, हिस्टोरिका, हिस्टोरिया या द हिस्ट्रीज, ये इनकी पुस्तक है। एक ही पुस्तक है, इसके अलग अलग नाम है। हेरोडोटस के बारे में हम लोग विशेष तथ्य देख लेते हैं। विशेष तथ्य क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हेरोडोटस माने जाते हैं। हेरोडोटस के बारे में क्या विशेष तथ्य है? जो इतिहास शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग किसने किया है? हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर होगा हेरोडोटस। पूछा जाएगा प्रश्न, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। ठीक है, जो हेरोडोटस है, इनका ये जो इतिहास की व्याख्या किए हैं वो भौतिकवादी जो सत्ता है, वर्तमान में जो समाज है, पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें थी उसके आधार पे जो भौतिक वस्तुएं हैं उसका परीक्षण निरीक्षण करके उसके दृष्टिकोण से इन्होंने इसकी इतिहास की व्याख्या की है। ये मान्यताओं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दर्शन, इसके आधार पर इन्होंने इतिहास को नहीं लिखा है ना। कि हमारे जैसे भारत वाले लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ऐसा पैदा हुए थे, उन्होंने ये आशीर्वाद दे दिया, मतलब सुनी कहानी, कथाओं की बातें नहीं करते हैं। ये जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, जो इन्होंने आगे लिखा गया है कि इन्होंने इतिहास को खोज, गवेषणा और अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया है। मतलब इन्होंने जो रिसर्च करके पाया है, जो सर्च करके पाया है, जो खोजा है, जो मिला है, भौतिक रूप से जो प्रमाणित है, उसी के आधार पर इन्होंने इतिहास की रचना की है।
हेरोडोटस ने इतिहास के निम्नलिखित 4 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से हैं? हेरोडोटस ने इतिहास के निम्नलिखित 4 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से हम लोग देखते हैं। उनका कहना है कि इतिहास वैज्ञानिक विधा है। ठीक है, इतिहास वैज्ञानिक विधा है। इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। इतिहास तर्क संगत विधा है। इतिहास शिक्षाप्रद है। ना, इनका कहना है कि जो वैज्ञानिक विधा है, इनको जो है साइंटिफिक रूप से जो रिसर्च हुई है वो इतिहास है। इतिहास मानव जाति से ही संबंधित है, क्योंकि मानव ही इस पृथ्वी पर इतना बुद्धिमान है कि वो अपनी चीजों को, अपने निशान, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को लेकर चलता है, और उन्होंने ही अपने पद चिन्ह छोड़े हुए हैं। बाकी तो लोग, जानवर लोगों को जानते ही हैं, जानवर तो अपना शिकार कर रहा है, खा पी रहा है, मर जा रहा है, वो कोई चीज अंकित नहीं करता है। और जो जानवर मर गए उनके बारे में कौन जानता है। उन्होंने तो ऐसा कुछ लिखा पढ़ा भी नहीं है, या ऐसा कुछ किया भी नहीं है, कोई निशान ऐसे नहीं छोड़े हैं। लेकिन मनुष्य अपने निशान हमेशा आदिकाल से ही छोड़ते आया है, तो उसके बारे में इतिहास है। इसलिए कहा गया है कि इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। इतिहास तर्कसंगत विधा है। इनका कहना है कि तार्किक रूप से इतिहास सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं मान लेना चाहिए न, कि जो है फलाने उड़ के जाते थे तो ये तर्कसंगत नहीं है, उड़ के जो है वैसे जाते थे। हाँ, कोई विमान से उड़ के जाता था वो मान लेना चाहिए, हाँ ऐसा हो सकता रहा होगा। ठीक है, ये मतलब तार्किक होना चाहिए, जो भी इतिहास हो तार्किक होना चाहिए। और इतिहास शिक्षाप्रद विधा है, मतलब उससे शिक्षा मिलनी चाहिए, गप नहीं होना चाहिए इतिहास। ठीक है, ये इतिहास है। हेरोडोटस का की परिभाषा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। हेरोडोटस कहते हैं कि इन्होंने परिभाषा दी है इतिहास की कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। अगले इतिहासकार हैं विको, जिनका पूरा नाम है गियाम बस्तिता विको। विको का जन्म 1668 ईस्वी में नेपल्स इटली में हुई थी, और विको का निधन 1744 ईस्वी में हुआ था। विको की पुस्तक है साइंजा नुवोवा। साइंजा नुवोवा 1725 ईस्वी में लिखी इन्होंने, जिसका हिंदी अर्थ है नया विज्ञान। साइंजा नुवोवा का अर्थ है नया विज्ञान। विको के इतिहास दृष्टि, विको की इतिहास दृष्टि क्या है? ये इतिहास को अतीत से ही संबंध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं। इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने इतिहासकारों को निम्नलिखित 5 प्रकार की भ्रांतियों से बचने का उपदेश दिया है। कौन कौन सी भ्रांतियां हैं? प्राचीन काल के प्रति अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए इतिहासकारों को। इनका कहना है, विको का कहना है कि जातिवाद के अभिमान का भी त्याग कर देना चाहिए इतिहासकारों को। इतिहासकारों को जातिवादी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है जिस जात के हैं उसको महान बताएंगे और सामने वाले को उस ढंग से नहीं बताएंगे ना। जैसे आजकल टीवी चैनलों पे बैठ के देखते नहीं हो, जो है 4 लोग बैठते हैं तो अपने लोगों को महान बताते हैं कि नहीं उसने इसको नहीं, उसने उसको मारा था ना। वो जातिवादी दम में बैठे लोग जो है, जो नहीं मारा था उसको भी बताते हैं विजयी हुआ था, जो जीता था उसको बोलते हैं कि तो हार गया था। तो इस तरह से जो इतिहासकार जो हो उसको जातिवादी का अभिमान का त्याग करना चाहिए। महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने के भ्रम से बचना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत महान थे, अरे भाई इतने महान ही तो इतिहास में इतनी सारी गलतियां कैसे हो गई यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं को बहुत होशियार थे ना। इतने होशियार होते तो जो हमारा देश हजारों साल से गुलाम क्यों था? इसका मतलब मूर्ख थे, अपने में लड़ते भिड़ते रहते थे। तो इसका कहना कि ये सब भ्रांतियों से बचना चाहिए, इतिहास जब लिखा जाना चाहिए उनको उसको उसके आधार पर रखना चाहिए। 2 जातियों के भाव एवं विचारों की समानता के आधार पर ही उन्हें परस्पर संबंध मान लेना उचित नहीं है। विको कहते हैं कि 2 जातियों के भाव एवं विचारों की समानता के आधार पर ही उन्हें परस्पर संबंध मान लेना उचित नहीं है। अगला भ्रांति क्या बताते हैं विको, कि पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था, यह भी उचित नहीं है। ये विको कहते हैं कि ऐसी भ्रांतियों से बचना चाहिए। परिभाषा क्या इन्होंने दी है विको ने, कि इतिहास मानव की चेष्टा एवं चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। ये विको की परिभाषा है। अगले जो इतिहासकार हैं सौंदर्य शास्त्री हैं कांट।
कांट का पूरा नाम था इमैनुअल कांट। इनका जन्म 1724 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इनका निधन 1804 ईस्वी में हुई थी। और कांट की इतिहास दृष्टि हम लोग देखते हैं। इतिहास, कांट कहते हैं इतिहास सार्वजनिक और विश्वजनीन प्रक्रिया है। इसमें प्रगति की एक योजना निहित है। इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास है। फिर से देखते हैं, कांट क्या कहते हैं? इतिहास सार्वजनिक और विश्वजनीन प्रक्रिया है। इसमें प्रगति की एक योजना निहित है। इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास है। परिभाषा: इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इमैनुअल कांट ने दी है। ठीक है, इमैनुअल कांट ने कहा है इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। अगले हम जो है देखते हैं इतिहासकार या सौंदर्य शास्त्री हैं हीगल। हीगल का पूरा नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1831 ईस्वी में हुई थी। हीगल के जो इतिहास दृष्टि है वो क्या है? हीगल कहते हैं कि विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास करना है। विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास करना है। हीगल ने विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के 3 अंग माने हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? वाद, प्रतिवाद, समवाद, समन्वय। नहीं, इसी को समवाद या समन्वय कहते हैं। हीगल ने विश्व प्रकृति के विकास प्रक्रिया के 3 अंग कौन माने हैं? वाद, प्रतिवाद, समवाद या समन्वय। हीगल की मान्यता थी कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर ही होनी चाहिए। इतिहास की व्याख्या किसके आधार पर होनी चाहिए? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। द्वंद्ववाद के जो प्रतिपादक कौन है? हीगल। ठीक है, अब इतिहास की परिभाषा हीगल क्या देते हैं इसको देख लेते हैं कि इतिहास केवल अन्वेषण एवं घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। ठीक है, इनके जो है परिभाषा को हम लोग समझते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास केवल अन्वेषण एवं घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर की कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। मतलब ये कह रहे हैं कि इतिहास ये नहीं है कि जो हुआ घटित हो गया उसको लिख दिया कि ऐसा फला हुआ फला हुआ फला हुआ, ऐसा नहीं। ये तो है ही, संकलन भी है, उसके साथ ही उस वो ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, वो कार्य हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या कारण है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता है। इतिहास, इनका कहना है हीगल का कि इतिहासकार जो होता है ऐसा नहीं कहता है कि लिखता है कि केवल ये घटनाएं हुई है। इतिहासकार का जो है एक जिम्मेदारी होती है कि वो ये भी सोच खोजे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कोई राजा आक्रमण किया होगा तो क्यों किया होगा, उसका कुछ कारण रहा होगा। कोई हारा होगा तो क्यों हारा होगा, या कि कोई विकास क्रम जो है कोई भी चीज इस तरह से घटित हुई होगी तो वो जो घटना है उसके साथ उसका कारण, दोनों को मिला के जो है चीजें लिखी जानी चाहिए। इतिहासकार का जो है उत्तरदायित्व होता है, ऐसा हीगल मानते हैं। अगले जो इतिहासकार या वैज्ञानिक या जो भी है सौंदर्य शास्त्री है डार्विन। डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। डार्विन का जन्म 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इनका निधन 1854 ईस्वी में हुआ था। और डार्विन ने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। ठीक है, विकासवादी दृष्टिकोण से किसने दी है? तो विकासवादी दृष्टिकोण से चार्ल्स डार्विन या डार्विन ने दी है इतिहास की परिभाषा। देखिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, और हीगल ने द्वंद्ववाद बोला है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होना इतिहास लिखा जाना चाहिए, लेकिन जो है और इन्होंने इतिहास को विकासवादी दृष्टिकोण से डार्विन ने दिया है। तो इनकी क्या परिभाषा है डार्विन की? कि सृष्टि का बाह्य विकास
उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि की आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना ही इतिहास है। डार्विन भी जो है, इनका जो इतिहास की परिभाषा है, ये भी हीगल से लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अगले हमारे जो सौंदर्य शास्त्री हैं वह है थॉमस कार्लाइल। सौंदर्य शास्त्री इतिहासकार हैं थॉमस कार्लाइल। कार्लाइल का जन्म 1795 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ। निधन 1819 ईस्वी में हुई थी। थॉमस कार्लाइल ने इतिहास की परिभाषा उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दी है। थॉमस कार्लाइल ने इतिहास की परिभाषा उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दी है। ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इतिहास को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से कौन परिभाषित किया है, तो उसका अर्थ हो जाएगा थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल का जो है इतिहास की परिभाषा में इन्होंने क्या कहा है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। कार्लाइल का कथा परिभाषा क्या है? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। अगले इतिहासकार हैं तेन। ठीक है, तेन का पूरा नाम है हिप्पोलिट एडोल्फ तेन। हिप्पोलिट एडोल्फ तेन, जो कि तेन का पूरा नाम है। तेन का जन्म 1828 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1893 ईस्वी में हुई थी। तेन आधुनिकतावादी इतिहास के जनक माने जाते हैं। तेन क्या माने जाते हैं? आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। आधुनिक इतिहास का जनक कौन माने जाता है? तो तेन का। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस। और आधुनिक इतिहास का जनक कौन है, तो तेन न। तेन ने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया। विधेयवादी पद्धति में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो तेन ने। विधेयवाद का अर्थ है संदेह से परे न। विधेयवाद का अर्थ है संदेह से परे। विधेयवाद का आगमन रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ। यह पद्धति इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। जो विधेयवादी पद्धति है, यह इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। परिभाषाएं, तेन ने जो है 2 परिभाषाएं दी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। तेन की पहली परिभाषा क्या है कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। दूसरी परिभाषा तेन ने क्या दिया है? किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। ये तेन की परिभाषाएं हैं। दूसरी परिभाषा फिर से देख लेते हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। ये तेन की परिभाषा है। अब हम लोग जो है अगला इतिहासकार देखते हैं। कौन है? हडसन। इनका नाम है हडसन। हडसन कहते हैं साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए। साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए, यह हडसन का कथन है। अगले इतिहासकार हैं हेराल्ड पी सिमनसन। हेराल्ड पी सिमनसन न। हेराल्ड पी सिमनसन क्या कहते हैं, इसको भी देखते हैं। साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या केवल यह नहीं है कि वह किसी कृति में व्यक्त विचारों को पहचाने, बल्कि यह भी कि एक प्रक्रिया के रूप में इतिहास के व्यापकतर संदर्भ में उनका स्थान निर्धारित करे। साहित्य के इतिहास की अपनी कुछ मांगे होती हैं, जिनमें प्रमुख है रचना कब,
कहाँ, कैसे और क्यों की गई ने। हेराल्ड पी सिमनसन क्या कहते हैं, साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या केवल यह नहीं है कि वह किसी कृति में व्यक्त विचारों को पहचाने, बल्कि यह भी कि एक प्रक्रिया के रूप में इतिहास के व्यापकतर संदर्भ में उनका स्थान निर्धारित करे। साहित्य के इतिहास की अपनी कुछ मांगे होती हैं, जिनमें प्रमुख है रचना कब, कहाँ, कैसे और क्यों की गई। साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखन ने किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया है और बदले में उसने अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया है। ठीक, ये स्टडीज इन क्रिटिसिज्म इनकी एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने ये परिभाषा दी है। ये हो गए हमारे जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं, उन्होंने ये सारी चीजें दी हैं, लिखी हैं इतिहास के बारे में। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि भारतीय आचार्य या आलोचकों के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं क्या है। ठीक है, अभी तो हम लोग पाश्चात्य के बारे में पढ़े। अब हम आगे जो है अगले वीडियो में भारतीय इतिहासकारों के बारे में देखेंगे कि उन्होंने इतिहास को किस दृष्टि से देखा है, वो इतिहास को क्या समझते हैं, किस तरह से परिभाषित करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अगले वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। आप लोग वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करिएगा और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसमें जो प्रॉब्लम लग रही हो वो भी बताइएगा, उसको सुधार किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।